गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम गवर्नर जनरल से जितने सारे नोट्स इसके थे सारे मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में जो लोग नहीं देखे वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये अब है इसका क्वेश्चन सेशन। तो इस पे इसी बेस्ड पे नोट्स के बेस्ड पे जितना क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, कोशिश करते हैं आज इसको ख़त्म कर देने का। अगर ख़त्म नहीं होता है तो कल तक इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है रॉबर्ट क्लाइव निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक, तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 में विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहले ऑप्शन नंबर देखिए 2 नंबर सही है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 4 में है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, क्लाइव का पुनः आगमन भारत में हुआ था 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765 में। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 1765 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765 में। बक्सर का युद्ध की 1764 ईस्वी में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बना था 1774 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही होगा। क्या बोल रहा है? सही क्रम में चयनित कीजिए, कौन पहले हुआ था कौन बाद में। तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन सही है। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। और क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में हुई थी। और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना 1774 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये गलत है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ए नंबर क्या है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो बी नंबर ऑप्शन देखिए ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। और डी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये सही होगा। देखिए, बोल रहा है क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। देखिए, 1848 से 56 ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर तथा सम्बलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय को प्रशासन के बहाने से किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है।
23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। 7वां क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखिए 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय बंगाल कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना तथा अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के ओर सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता परिषद में उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी द्विशासन की प्रणाली। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। देखिए वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो 1788 से 1750 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु वी स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखता है, उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो कॉर्नवालिस इसका सही आंसर होगा। तो भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक के क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने
आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रवर्तन किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में स्तंभराणी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी लागू नहीं होगा। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह सहायक संधि व्यवस्था के बारे में लागू नहीं होता है। और देखिए, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। बी में है भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना। और डी नंबर है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेज सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय तथा अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को श्रेष्ठतम प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बसीन की संधि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था 1802 ईस्वी में। देखिए, बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य। और 21 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब। देखिए, वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना की राय पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। नोट, यदि प्रश्न वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। 22वां क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तो इसमें निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज ने स्वीकार नहीं की थी। बाद में हैदराबाद के निजाम ने कर लिया था। जोधपुर के राजपूत राज ने किया, मैसूर के शासक ने भी कर लिया था। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 से 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, बराड़ के भोंसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर।
24 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए पुट से पता कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए फर्स्ट होगा, हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। क्या मुख्य उद्देश्य था? तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। और 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सहायक संधि 1863 ये गलत है, बक्सर का युद्ध 1764 सही है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 सही है, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का फैला जाना ये 1813 ये सही है। देखिए भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। आरंभ संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 प्रथम था, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 का अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खुला जाना 1813 सुमेलित है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813-27 में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। 31 नंबर है दोस्तों, सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गलत होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध गलत है। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय था। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अतः विकल्प डी सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, लॉर्ड वेलेस्ली आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। 34 में सर टॉमस मुनरो किन वर्गों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर रहे। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था
इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बड़ामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा पूर्ण आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। 35 नंबर क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गवर्नर जनरल मैसूर राज्य के प्रशासक को ले लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक तथाकथित कुशासन के आधार पर ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखिए दोस्तों, व्याख्या। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना के बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम एवं मराठाओं को देना पड़ा था। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सम्मत था? तो कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर जो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। और इसमें ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने सती को गैर कानूनी घोषित किया। 41 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त की गई। 42 में है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। 43 में है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 जनवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रदेश देखिए सतारा 1848 ईस्वी में हुआ था। जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में हुआ था। बघात 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी तथा करौली 1855 ईस्वी। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। 45 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। अवध का विलय 1856 ईस्वी में। 46 में है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो हुआ था सतारा हुआ था। सतारा के बाद बघाट हुआ था। बघाट के बाद उदयपुर, तब झांसी लास्ट में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन है ये बोल रहा है? तो देखिए उपयुक्त में 1856 अवध का विलय, यही तो सुमेलित है, बाद बाकी सारा सुमेलित नहीं है। उसके बाद दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक
हटा दिया था? तो अवध एक शासक हटा दिया गया था। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है सतारा आया, तब संबलपुर आया, तब झांसी आया। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो सतारा हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का था। देखिए, 1847 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। दोस्तों, ये हम आधुनिक भारत का हम 52 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब कल से 53 क्वेश्चन होगा और कल ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, घटना चक्र इतिहास का। थैंक यू दोस्तों।